दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम काजल है। मेरे पति एक पुलिस ऑफिसर थे। कॉलेज ख़त्म होने के कुछ समय के बाद ही मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे पति का नाम राहुल था। वो बहुत ही अच्छे, सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, बस मेरी माँ ही थी। मैं शादी करके दूसरे शहर में रहने लगी थी और राहुल की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें मुश्किल से ही छुट्टी मिलती थी। इसलिए मैं भी अपनी माँ से बहुत कम मिल पाती थी। देखते ही देखते पूरा एक साल निकल गया और मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकी। एक दिन माँ का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ सुनते ही मुझे लगा जैसे वो बहुत उदास हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अगर अब भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम हर बार कह देती हो कि बाद में आऊँगी, लेकिन वो बात कभी आता ही नहीं। अगर इस बार भी नहीं आई तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की याद ही रह जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ, ऐसी बातें मत करो। मैं राहुल से बात करती हूँ और एक दो दिन में ही आपके पास आ जाती हूँ। उसके बाद मैंने राहुल से बात की। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और बिना एक पल भी सोचे बोले कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं छुट्टी ले लेता हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। 2 दिन के बाद हम दोनों माँ के घर पहुँच गए। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो मुझे देखकर रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और काफ़ी देर तक कुछ बोली ही नहीं, बस मेरा सर सहलाती रहीं। फिर राहुल को भी बहुत प्यार से अंदर बुलाया। उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाया, हमारी पसंद की हर चीज़ बनाई और बार-बार पूछती रहीं कि खाना ठीक बना है ना? तुम दोनों खुश तो हो ना? वो 2 दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। माँ के साथ बैठकर पुरानी बातें करना, बचपन की यादें ताज़ा करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तीसरे दिन मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं अकेली ही बाजार चली गई। बाजार में काफ़ी भीड़ थी, हर तरफ लोग खरीदारी कर रहे थे। कोई सब्जी ले रहा था, कोई कपड़े, कोई खिलौने। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर गई। उसके सामने एक छोटी सी टोकरी रखी थी, जिसमें कुछ सस्ते खिलौने थे। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पल थी, बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी। लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे वहीं रोक दिया। मैं उसे ध्यान से देखने लगी और अचानक मुझे लगा कि मैं इस चेहरे को जानती हूँ। मैं थोड़ा और पास गई तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी स्कूल की क्लास टीचर सुशीला मैडम थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। स्कूल के दिनों में वो हमेशा साफ सुथरी साड़ी पहनकर आती थी। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो बहुत ही सख्त भी थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी थी। अगर किसी बच्चे के पास किताबें नहीं होती थी तो वो अपनी जेब से खरीद कर दे देती थी। गरीब बच्चों की फीस भर देती थी। कभी किसी बच्चे को अकेला महसूस नहीं होने देती थी। पूरे स्कूल में उनकी बहुत इज्जत थी। हर टीचर उनका सम्मान करता था और आज वही मैडम सड़क के किनारे खिलौने बेच रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं उनके पास जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने सर झुकाकर दूसरी तरफ देख लिया, जैसे वो किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहती हों। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में सामान था और दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। आखिर एक पढ़ी लिखी इज्जतदार टीचर की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? मैंने सोचा कि पहले घर जाकर राहुल से बात करती हूँ, फिर आराम से उनसे मिलूंगी। मैं घर वापस आ गई, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चुप क्यों हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं माँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिमाग में सिर्फ सुशीला मैडम का चेहरा घूम रहा था। रात को जब राहुल ने देखा कि मैं बहुत उदास हूँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे मैंने बाजार में अपनी क्लास टीचर को देखा और उनकी हालत देखकर मैं पहचानती ही रह गई। राहुल ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बोले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी वही क्लास टीचर थी? मैंने कहा कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया ही नहीं था, बल्कि हमेशा सही रास्ता दिखाया था। अगर आज मैं पढ़ी लिखी हूँ
तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। राहुल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी बड़ी परेशानी में हो और उन्हें किसी अपने की ज़रूरत हो। तुम कल सुबह जाकर उनसे बात करो, आराम से पूछो कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो हम दोनों मिलकर उनकी पूरी मदद करेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि जो मैडम कभी स्कूल में सबकी मदद करती थी, आज उन्हें इस हालत में किसने पहुंचा दिया। आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें सड़क किनारे बैठकर खिलौने बेचने पड़ रहे हैं। क्या उनका कोई अपना नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया था, या फिर उनके साथ किसी ने बड़ा धोखा किया था? इन सवालों का जवाब जानने की बेचैनी मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही थी। सुबह होने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही सुबह हुई, मैंने जल्दी से तैयार होकर माँ से कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि बस एक ज़रूरी काम है, वापस आकर बताऊंगी। राहुल भी समझ गए कि मैं सुशीला मैडम से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि उनसे प्यार से बात करना। हो सकता है कि वो अपनी तकलीफ किसी से कहना ही ना चाहती हों। अगर वो कुछ बताना चाहें तो ध्यान से सुनना, और अगर उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो बिना सोचे उनकी मदद करेंगे। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और घर से निकल गई। रास्ते भर मेरे कदम तेज चलते जा रहे थे। दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी और उम्मीद भी कि शायद आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्यारी सुशीला मैडम की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। दूसरे दिन मैंने फिर से उसी मार्केट जाने का फैसला किया। सुबह से ही मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आज मैं अपनी सुशीला मैडम से ज़रूर बात करूंगी और उनकी पूरी कहानी जान कर रहूंगी। मैं जल्दी से तैयार हुई और बिना किसी को परेशान किए चुपचाप घर से निकल गई। रास्ते भर मेरे मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। आखिर वो इतनी बड़ी टीचर होकर इस हालत में कैसे पहुंच गई थी? जब मैं मार्केट पहुंची तो मेरी नज़र सबसे पहले उसी जगह गई जहां मैंने उन्हें पिछले दिन बैठे हुए देखा था। वो आज भी वहीं उसी जगह बैठी थी। उनके सामने वही छोटी सी खिलौनों की टोकरी रखी हुई थी। कुछ बच्चे खिलौने देखकर रुकते, लेकिन उनके माँ बाप मोल भाव करके आगे बढ़ जाते। मैडम चुपचाप सर झुकाकर बैठी रहती। उनके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई उम्मीद। बस ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उनसे मुस्कुराने का हक ही छीन लिया हो। मैं धीरे धीरे उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में पहचान नहीं थी। वो काफी देर तक मेरा चेहरा गौर से देखती रहीं, फिर बोली, बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैडम मैं काजल हूँ, आपकी स्टूडेंट। आपने मुझे 10वीं कक्षा में पढ़ाया था। मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी और आप हमेशा मेरी तारीफ करती थी और कहती थी कि काजल जिंदगी में बहुत आगे जाएगी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, अच्छा अच्छा बेटा, अब याद आया। समय कितना जल्दी निकल जाता है। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। पहले छोटी सी बच्ची थी, अब इतनी बड़ी हो गई हो। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, कैसी हो बेटा, शादी हो गई तुम्हारी? मैंने कहा कि जी मैडम, मेरी शादी हो गई है। मेरे पति पुलिस ऑफिसर हैं और मैं अपनी माँ से मिलने यहाँ आई हूँ। कल अचानक आपको देखा तो पूरी रात आपकी ही चिंता होती रही। उन्होंने मेरी बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि उनके सामने रखे खिलौनों को कोई खरीद नहीं रहा था। मैंने बिना कुछ कहे उनकी पूरी टोकरी खरीद ली। वो बार बार कहने लगी, बेटा इतने खिलौनों का क्या करोगी? मैंने कहा, मैडम ये सब मैं गरीब बच्चों में बांट दूंगी, लेकिन आज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसके बाद मैंने पास में खेल रहे कुछ गरीब बच्चों को बुलाया और सबको एक एक खिलौना दे दिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैडम भी पहली बार थोड़ा मुस्कुराई। शायद आज उन्हें भी अच्छा लगा कि उनके खिलौनों से किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई है। फिर मैंने उनसे कहा, मैडम आइए, सामने वाली चाय की दुकान पर बैठते हैं, यहाँ धूप भी बहुत है। वो पहले मना करती रहीं, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर प्यार से उठाया और उन्हें चाय की दुकान तक ले गई। वहाँ मैंने उनके लिए चाय और थोड़ा नाश्ता मंगवाया। पहले तो वो कुछ खाने से भी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा, अगर आज आपने नहीं खाया
तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब उन्होंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू की। मैं उनके सामने बैठ गई और कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो बेटा। मैंने कहा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप तो इतने बड़े स्कूल में टीचर थी, आपकी नौकरी भी अच्छी थी, आपकी तो पेंशन भी आती होगी, फिर आपको इस तरह सड़क पर बैठकर खिलौने बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आंसू पोंछने लगीं। मैं समझ गई कि मैंने उनके पुराने घाव छेड़ दिए हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल का बोझ हल्का करना चाहें तो मैं आपकी बेटी की तरह सुनूंगी। मेरी ये बात सुनते ही वो रो पड़ी। काफी देर तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, मेरी पेंशन आज भी आती है, मेरा अपना बहुत बड़ा घर भी है, इतना बड़ा कि उसमें आराम से कई परिवार रह सकते हैं, लेकिन उस घर में मेरा कोई हक नहीं बचा, क्योंकि मेरे अपने ही बेटों ने मुझे बेघर कर दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से मेरे साइन करवाकर पूरा घर अपने नाम करवा लिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ सरकारी कागज हैं जिन पर साइन करने हैं। मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, वही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। आज वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसी घर में ऐश से रहते हैं और मुझे और मेरी बेटी दिव्या को घर के सबसे छोटे कमरे में डाल दिया। उस कमरे में न ठीक से हवा आती है, न रोशनी। गर्मियों में वहां बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एक पंखा तक नहीं लगाया। उन्होंने हमारी जिंदगी को किसी जेल से भी बदतर बना दिया है। मेरी बेटी दिव्या पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, लेकिन उसे घर की बहुओं ने नौकरानी बना दिया। सुबह सबसे पहले वही उठती है, पूरे घर की सफाई करती है, सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, और फिर भी अगर किसी चीज़ में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो मेरी दोनों बहुएं उसे ताने देती हैं और मेरे बेटे भी उसे मारते पीटते हैं, उसे हर बात पर नीचा दिखाते हैं। वो बेचारी चुपचाप सब सहती रहती है, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो घर छोड़कर चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं बेटा, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया। मेरे साइन जबरदस्ती करवाकर एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। हर महीने जो पेंशन आती है वो खुद ही निकाल लेते हैं। मेरे हाथ में 1 रुपया तक नहीं देते। अगर कभी मुझे दवा खरीदनी होती है तो भी 10 बार हाथ फैलाना पड़ता है और बदले में 100 बातें सुननी पड़ती हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा कि बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो, दवाई खत्म हो गई है। तो उन्होंने हंसकर कहा, माँ, आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, आप तो घर में बैठकर आराम करती हैं। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि माँ, आप पूरा दिन घर में बैठी रहती हैं, बोर नहीं होती क्या? आप बाहर जाकर बच्चों के खिलौने बेच लिया करें, आपका समय भी कट जाएगा और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी चिंता है, लेकिन मैं कितनी गलत थी। मैं रोज़ सुबह खिलौनों की टोकरी लेकर बाजार आती हूँ, पूरे दिन धूप में बैठती हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, शाम को वो भी मुझसे छीन लेते हैं। अगर कभी 10-20 रुपए अपने पास रखने की कोशिश करूँ तो मुझे चोर कहते हैं और बहुत बुरा भला सुनाते हैं। कई बार तो खाना भी नहीं देते बेटा। मैं माँ हूँ, इसलिए आज भी उन्हें बद्दुआ नहीं दे पाती। बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरे अपने बेटे इतने पत्थर दिल बन गए। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरा दिल भर आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन बच्चों के लिए एक माँ अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करती है, वही बच्चे बड़े होकर उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा, उनका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटों की बुराई करते हुए बार बार रुक जाती थी, जैसे आज भी उनके दिल में माँ वाला प्यार जिंदा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनकी हथेली अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और मेरे पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। मैं वादा करती हूँ कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब ज़रूर होगा। अब कोई भी आपको और दिव्या दीदी को इस तरह तकलीफ नहीं देगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, लेकिन शायद उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी सच में बदल सकती है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से सिर्फ दर्द ही दर्द देखा था। फिर मैंने सुशीला मैडम से कहा, मैडम, अब आपको और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आज से आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में रहिए। मैं आपको इस हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती और मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटों को उनके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत सर हिलाया और बोली कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम नहीं जानती, अगर मैं यहाँ से चली गई या मैंने पुलिस में शिकायत कर दी तो मेरे बेटे, मेरी बेटी दिव्या को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी पेंशन खुद लेने की कोशिश की, अगर मैंने किसी को घर की सच्चाई बताई या कहीं भागने की कोशिश की, तो सबसे पहले वो दिव्या को मार देंगे बेटा। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं उसके लिए ही आज तक सब कुछ सह रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रोती रहीं और बार बार यही कहती रहीं कि मेरे बेटे अब बेटे नहीं रहे, वो सिर्फ पैसों के भूखे इंसान हैं, उन्हें किसी रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। वो अपनी सगी छोटी बहन तक को मारने की धमकी दे सकते हैं, तो किसी और के साथ क्या करेंगे? मैं समझ गई कि मैडम सच में बहुत डरी हुई हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि ठीक है मैडम, अभी आप मेरे साथ मत चलिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं और राहुल आपके साथ हैं और हम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे दिव्या दीदी को खतरा हो। आप बस हिम्मत रखिए। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। पहले तो उन्होंने लेने से मना किया, लेकिन मैंने कहा इसे अपनी बेटी समझकर रख लीजिए, इसमें कोई एहसान नहीं है। तब उन्होंने कांपते हाथों से पैसे रख लिए। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम जैसी बेटी हर माँ को मिले। मैं उनसे विदा लेकर सीधे घर पहुंची। राहुल मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे की हालत देखकर ही समझ लिया कि बात बहुत गंभीर है। उन्होंने मुझे पानी दिया और आराम से बैठाकर पूरी बात पूछी। फिर मैंने सुशीला मैडम की एक एक बात राहुल को बता दी। कैसे उनके बेटों ने घर अपने नाम कर लिया, कैसे उनकी पेंशन पर कब्जा कर लिया और कैसे दिव्या दीदी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है और कैसे दोनों माँ बेटी को धमकियां दी जाती हैं कि अगर किसी से कुछ भी कहा तो जान से मार देंगे। मेरी बात सुनते सुनते राहुल की मुट्ठियां भीज गईं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, काजल, ऐसे लोगों को कानून ही सबक सिखाएगा, लेकिन कानून तभी मजबूत होता है जब हमारे पास सबूत हो। अगर बिना सबूत के हम सीधे उनके घर पहुंच गए तो वो सारी बातें झूठ बता देंगे और दिव्या भी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाएगी। इसलिए हमें पहले उनके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने कहा, राहुल, जो भी करना है जल्दी करो। मुझसे उन दोनों माँ बेटी की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। राहुल ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सब सोच चुका हूँ। फिर उन्होंने अपने एक भरोसेमंद जानने वाले के जरिए एक समझदार और हिम्मत औरत को बुलवाया। कुछ देर के बाद वो औरत हमारे घर आई। राहुल ने उसे पूरी बात समझाई और कहा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, लेकिन बहुत समझदारी से करना होगा। तुम्हें बर्तन बेचने वाली गरीब औरत बनकर सुशीला मैडम के घर जाना है। वहां जाकर देखना कि घर का माहौल कैसा है, दिव्या के साथ कैसा व्यवहार होता है, और अगर मौका मिले तो जितना हो सके सब कुछ अपनी आंखों से देखना। उस औरत ने बिना डरे हामी भर दी। राहुल ने उसे कुछ पैसे दिए और ज़रूरी बातें समझाई। फिर उसने अपने अच्छे कपड़े बदल दिए। उसने पुरानी फटी हुई साड़ी पहन ली, बाल बिखरा लिए, चेहरे पर थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा ली और सर पर पुराने बर्तनों की टोकरी रख ली। अब उसे देखकर कोई भी यही समझता कि वो बहुत गरीब और लाचार बर्तन बेचने वाली औरत है। अगले ही दिन वो सुशीला मैडम के घर पहुंच गई। घर बाहर से बहुत बड़ा और शानदार दिखाई देता था। ऊंचा गेट, बड़ी बालकनी, महंगी गाड़ियां, सब कुछ देखकर कोई भी यही सोचता कि इस घर में रहने वाले लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन सच तो बिल्कुल अलग था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला। सामने सुशीला मैडम की दोनों बहुएं खड़ी थीं। दोनों ने महंगे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने उस गरीब औरत को देखा, उनमें से एक ने मुंह बनाकर कहा, अरे यहाँ क्या करने आ गई है तू? हमें तेरे ये पुराने बेकार बर्तन नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। दूसरी बहू भी हंसते हुए बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग, सुबह सुबह हमारा मूड खराब करने। वो औरत बहुत मासूम बनकर बोली, बहन जी,
अगर बर्तन नहीं लेने तो मत लीजिए, लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख बहुत लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। उसकी बात सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगीं। फिर बड़ी ने जोर से आवाज लगाई, दिव्या ओ दिव्या, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। तभी अंदर से एक दुबली पतली सी लड़की डरते डरते बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ही न हो। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, जा, किचन में कल रात का जो बचा हुआ बासी खाना पड़ा है वही उठाकर इस औरत को दे दे, ताकि ये यहाँ से चली जाए। दिव्या ने धीरे से जी भाभी कहा और बिना कुछ बोले किचन में चली गई। कुछ देर के बाद वो एक पुरानी सी प्लेट में रात का खाना लेकर आई। उसने बहुत प्यार से वो खाना उस औरत के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे उस गरीब औरत पर दया आ रही है, लेकिन वो खुद इतनी मजबूर थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो औरत वहीं बैठकर धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन उसकी नज़र घर के हर कोने पर थी। वो सब कुछ ध्यान से देख रही थी। तभी छोटी बहू ने ऊंची आवाज में कहा, दिव्या, जा मेरे लिए पानी लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। दिव्या तुरंत दौड़ कर गई और पानी का गिलास लेकर आई, लेकिन उसके हाथ डर की वजह से कांप रहे थे। जैसे ही उसने गिलास आगे बढ़ाया, उसका हाथ फिसल गया और पूरा पानी नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, छोटी बहू आग बबूला हो गई। उसने बिना एक पल सोचे दिव्या के बाल पकड़ लिए और जोर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। दिव्या दर्द से चीख भी नहीं पाई, बस चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। बड़ी बहू भी उसे डांटने लगी, अंधी हो गई है क्या? एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस घर में पैदा हुई थी। दोनों लगातार उसे अपमानित करती रहीं और दिव्या सर झुकाकर सब कुछ सहती रही। उस गरीब औरत का दिल ये सब देखकर कांप उठा, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने बीच में कुछ कहा तो उसका भेद भी खुल जाएगा, इसलिए वो चुप रही। कुछ देर के बाद उसने बहाना बनाया कि उसे पानी पीना है और धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नज़र घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कमरे पर गई। वो कमरा बाकी पूरे आलीशान घर से बिल्कुल अलग था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, छत से जाले लटक रहे थे, खिड़की टूटी हुई थी। अंदर न पंखा था न ढंग की चारपाई, बस एक पुराना गद्दा और कुछ बर्तन रखे हुए थे। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इतने बड़े घर में कोई इंसान भी वहां रह सकता है। तभी उसने देखा कि सुशीला मैडम उसी कमरे के बाहर निकली। उनके हाथ में पुरानी दवाई की शीशी थी और चेहरे पर वही मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उस औरत ने समझ लिया कि यही कमरा सुशीला मैडम और दिव्या का है, जबकि पूरा बड़ा घर उनके बेटों और बहुओं के कब्जे में है। उसने जितना देखना था देख लिया, फिर चुपचाप वहां से निकल आई। वापस हमारे घर पहुंचते ही उसने सर से टोकरी उतारी और राहुल को पूरी बात विस्तार से बता दी। उसने बताया कि सुशीला मैडम ने जो कुछ कहा था उसका एक एक शब्द सच है। दोनों बहुएं दिव्या के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करती हैं। दोनों बेटे कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन पूरे घर में ऐसा माहौल है कि माँ और बेटी की कोई इज्जत नहीं है। उनका कमरा इंसानों के रहने लायक भी नहीं है और दिव्या को छोटी सी गलती पर भी मारा पीटा जाता है। ये सब सुनकर मेरे आंसू निकल आए, जबकि राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मजबूत फैसला भी साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उनके पास पहली बार उन जालिम बेटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की एक मजबूत वजह और ज़रूरी सबूत दोनों मौजूद थे। दूसरे दिन मैं फिर सुबह जल्दी उठी और सीधा सुशीला मैडम से मिलने चली गई। रास्ते भर में यही सोच रही थी कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही खतरा दिव्या दीदी के लिए बढ़ता जाएगा। जब मैं मार्केट पहुंची तो मैडम हमेशा की तरह उसी जगह बैठी थी। उनके सामने फिर वही खिलौनों की टोकरी रखी हुई थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा उदासी थी, जैसे पूरी रात वो ठीक से सोई भी न हो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिना समय खराब किए कहा, मैडम, आज आपको मेरे साथ चलना होगा, अब और इंतजार करना ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत घबराकर इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मेरे बेटों को पता चल गया कि मैं कहीं चली गई हूँ तो वो लोग मेरी बेटी दिव्या को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती।
मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से कहा, मैडम, अगर आप सच में अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं तो आज आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर रही हूँ। मेरे पति राहुल एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हम बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठा रहे और अब हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप डरती रहेंगी तो आपके बेटे हमेशा आपको डराकर रखते रहेंगे, लेकिन अगर आज आपने हिम्मत दिखाई तो आपकी बेटी भी इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकल सकती है। मेरी बातें सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शायद वो अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई लड़ रही थी। आखिर कुछ देर के बाद उन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया और बोली, बेटी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब मुझे तुम पर भरोसा है। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें तो शायद मेरी तकदीर बदलने का समय आ गया है। उनकी ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत उनकी खिलौनों की टोकरी समेटी और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते भर वो बहुत डरी हुई थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती रहीं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनके बेटे उनका पीछा तो नहीं कर रहे। मैंने उन्हें समझाया कि अब आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक ज़रूरी काम करेंगे, फिर उसके बाद बाकी कदम उठाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम दोनों बैंक पहुंच गए। बैंक के अंदर जाते समय भी उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत दी। फिर हम सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में गए। मैंने मैनेजर से कहा कि हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने हमें बैठाया और पूरी बात पूछी। तब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी उन्हें बता दी कि कैसे सुशीला मैडम के बेटों ने धोखे से उनका बैंक अकाउंट अपने कब्जे में कर लिया है, कैसे हर महीने उनकी पेंशन निकाल लेते हैं और उन्हें 1 रुपया तक नहीं देते। बैंक मैनेजर ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सुशीला मैडम की तरफ देखा और पूछा, मैडम, क्या ये सब सच है? सुशीला मैडम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से कहा कि हाँ बेटा, मेरी जिंदगी की यही सच्चाई है। मैं अपनी ही कमाई के पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती हूँ। बैंक मैनेजर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपकी पेंशन कोई और नहीं निकाल पाएगा। सबसे पहले हम आपका पुराना अकाउंट बंद करेंगे, फिर नया अकाउंट खोलेंगे और इस बार सारी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित होगी। आपके साइन और आपकी मौजूदगी के बिना कोई भी व्यक्ति उस अकाउंट से 1 रुपया नहीं निकाल सकेगा। उनकी बात सुनकर पहली बार सुशीला मैडम के चेहरे पर राहत दिखाई दी, जैसे उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर बैंक के कर्मचारियों ने ज़रूरी कागजी कार्यवाही शुरू की। सुशीला मैडम ने अपने हाथों से सारे फॉर्म भरे और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ अपने साइन किए। थोड़ी देर बाद उनका पुराना अकाउंट बंद कर दिया गया, फिर नया अकाउंट खोल दिया गया। बैंक मैनेजर ने उन्हें नई पासबुक और बाकी ज़रूरी कागज़ दिए और मुस्कुराकर कहा कि अब से आपकी पेंशन सीधे इसी अकाउंट में आएगी और अब आपकी इजाज़त के बिना कोई भी इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। अगर कभी कोई आपको मजबूर करे या धमकी दे तो आप तुरंत हमें या पुलिस को बताइए, हम पूरा सहयोग करेंगे। सुशीला मैडम ने कांपते हाथों से पासबुक पकड़ी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, आज कई सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी कमाई सच में मेरी हो गई हो। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मैडम, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको आपका सम्मान भी वापस मिलेगा और आपकी बेटी को भी इस नरक से निकालेंगे। बैंक का काम पूरा होने के बाद मैं उन्हें अपने साथ घर लेकर आ गई। रास्ते भर वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर धन्यवाद करती रहीं, लेकिन मैं हर बार यही कहती कि मैडम, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। आपने मुझे बचपन में पढ़ाया है। आज अगर मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है। जब हम घर पहुँचे तो राहुल पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सम्मान से सुशीला मैडम का स्वागत किया। उन्होंने बिठाया, पानी दिया और आराम से कहा, मैडम, अब आप बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ आप सुरक्षित हैं। उसके बाद सुशीला मैडम ने राहुल को अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी शुरू से आखिर तक सुनाई। कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, कैसे उनके पिता के गुजर जाने के बाद अकेले मेहनत करके उन्हें बड़ा किया, किस तरह अपनी सारी खुशियाँ छोड़कर उनके लिए घर बनाया और कैसे उन्हीं बेटों ने एक दिन चालाकी से उनके साइन करवाकर पूरा घर अपने नाम कर लिया, फिर उनकी पेंशन छीन ली और उन्हें और दिव्या को घर के सबसे खराब कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों बेटे हर समय धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने कभी पुलिस में शिकायत की या किसी को कुछ बताया तो सबसे पहले दिव्या को मार डालेंगे।
पूरी कहानी सुनते समय राहुल बिल्कुल शांत बैठे रहे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी उनके चेहरे की शांति के पीछे बहुत गुस्सा छिपा हुआ था। जब सुशीला मैडम की बात खत्म हुई तो राहुल ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, मैडम, अब बस बहुत हो चुका। आपने जितना दर्द सहना था सह लिया। अब एक भी दिन आपको और आपकी बेटी को इस नरक में नहीं रहने दूंगा। मैं सिर्फ आपका दामाद नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ, और कानून किसी को भी अपनी माँ और बहन पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। आपके बेटों ने जो किया है उसका जवाब उन्हें कानून के सामने देना पड़ेगा, लेकिन हम कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे ताकि दिव्या पूरी तरह सुरक्षित रहे। हमारी पहली जिम्मेदारी उसे सही सलामत वहां से निकालना है। उसके बाद आपके बेटों और उनकी पत्नियों के खिलाफ ऐसे सबूत पेश करेंगे कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ मैडम, आपकी बेटी को मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर बचाऊंगा, और जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है उन्हें उनके हर गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। राहुल की ये बातें सुनकर सुशीला मैडम की आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन राहुल ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं मैडम, आप हाथ मत जोड़िए। आपने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाकर समाज को अच्छा इंसान दिया। अब आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। आप बस हिम्मत रखिए, क्योंकि अब आपकी लड़ाई आप अकेली नहीं लड़ेंगी, हम सब आपके साथ हैं, और इस बार जीत सच की ही होगी। उसके बाद हमने फैसला किया कि अब सबसे ज़रूरी काम दिव्या को उस नरक जैसे घर से सुरक्षित बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक वो अपने भाइयों और भाभीयों के कब्जे में रहेंगी, तब तक सुशीला मैडम कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगी, और हम भी उनके खिलाफ खुलकर कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। राहुल ने बहुत सोच समझकर एक प्लान बनाया ताकि किसी को भी शक न हो और दिव्या बिना किसी खतरे के वहां से बाहर निकल सके। अगले ही दिन हम लोग उस मोहल्ले में पहुंचे जहां सुशीला मैडम का घर था, लेकिन इस बार हम सीधे उनके घर नहीं गए। पहले हमने आसपास रहने वाले लोगों से बातें करना शुरू किया। राहुल अलग अलग लोगों से सामान्य तरीके से पूछताछ कर रहे थे ताकि किसी को भी ये एहसास न हो कि पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है। धीरे धीरे हमें कई लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन ज्यादातर लोग डर की वजह से खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी वहां रहने वाली एक उम्रदराज औरत हमसे धीरे से बोली, बेटा, मैं कई सालों से इस मोहल्ले में रहती हूँ और मैंने अपनी आंखों से उस घर के अंदर होने वाला सब कुछ देखा है। वो बेचारी दिव्या बहुत सीधी बच्ची है, लेकिन उसकी दोनों भाभियां उसे नौकरानी से भी ज्यादा काम करवाती हैं। सबसे पहले सुबह वही उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। अगर खाने में थोड़ा सा भी नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो उसे थप्पड़ मार देती हैं। अगर कोई बर्तन टूट जाए तो उसके बाल पकड़कर घसीटती हैं। कई बार मैंने उसके रोने की आवाज़ भी सुनी है, लेकिन कोई उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों भाई बहुत दबंग किस्म के हैं। सब उनसे डरते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, आंटी, अगर आज आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो एक बेटी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो बोली, बेटा, अगर मैं उस बच्ची को इस नरक से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया। मैंने कहा, देखिए, आपको किसी तरह उस घर के अंदर जाना होगा और मौका देखकर ये चिट्ठी दिव्या तक पहुंचानी होगी। इस चिट्ठी में लिखा है कि उसकी माँ अब सुरक्षित है, वो हमारे साथ है और उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे पीछे वाले गेट से चुपचाप बाहर निकालना होगा। घर से थोड़ी ही दूर हमारी गाड़ी खड़ी होगी, उसमें मैं, राहुल और उसकी माँ उसका इंतजार करेंगे। अगर वो वहां तक पहुंच गई तो हम उसे सुरक्षित अपने साथ ले जाएंगे। उस औरत ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। उसने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी बहाने उस घर के अंदर चली जाऊंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ में कुछ सब्जियां और एक छोटा सा थैला लिया ताकि ऐसा लगे जैसे वो पड़ोसन बनकर किसी काम से आई है। फिर वो धीरे धीरे सुशीला मैडम के घर की तरफ चली गई। हम लोग थोड़ी दूर अपनी गाड़ी में बैठे सब कुछ देख रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा प्लान सफल हो जाए। कुछ देर के बाद वो औरत घर के अंदर चली गई। उसने बहुओं से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। तभी उसे मौका मिल गया। जब दिव्या अकेली किचन की तरफ जा रही थी, उसने चुपके से वो चिट्ठी उसके हाथ में रख दी और धीरे से कहा कि बेटा, इसे अभी मत पढ़ना, जब कोई ना देख रहा हो तब पढ़ना और किसी को मत बताना। दिव्या पहले तो घबरा गई, लेकिन उसने चिट्ठी जल्दी से अपने कपड़ों में छिपा ली। थोड़ी देर बाद जब वो अकेली हुई तो उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसमें लिखा था कि दिव्या बेटा घबराना मत, तुम्हारी माँ हमारे साथ पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम्हें भी वहां से बाहर निकलना है। पीछे वाले गेट से बिना किसी को बताए निकल आओ। घर से थोड़ी दूर सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, उसमें मैं, काजल, राहुल और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें अकेले सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये चिट्ठी पढ़ते ही दिव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सच में सुरक्षित है। उसने धीरे से ऊपर वाले का नाम लिया और मौका मिलने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद उसकी दोनों भाभियां घर के आगे वाले हिस्से में किसी काम में व्यस्त हो गईं और उसके दोनों भाई भी बाहर चले गए। बस यही सही मौका था। दिव्या बिना आवाज किए पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने इतने साल सिर्फ दर्द सहा था। फिर धीरे से गेट खोला और बाहर निकल आई। उसके कदम बहुत तेज चल रहे थे, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी था कि कहीं कोई उसे देख न ले। वो जल्दी जल्दी चलती हुई उस जगह पहुंची जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही उसने गाड़ी देखी, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, जल्दी अंदर बैठो बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। दिव्या गाड़ी में बैठते ही रोने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब बिल्कुल मत डरो, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। थोड़ी देर के बाद हम घर पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, सुशीला मैडम ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। दिव्या भी अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे को पकड़े रहीं, जैसे बरसों के बाद उन्हें फिर से जीने की वजह मिल गई हो। सुशीला मैडम बार बार उसके सर को चूमती जा रही थी और कह रही थी कि बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुझे उस नरक से नहीं निकाल पाई। दिव्या भी रोते हुए बोली, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं सब समझती थी, आप मेरे लिए सब कुछ सह रही थी, मैं बस यही चाहती थी कि आप सुरक्षित रहें। उन दोनों को इस तरह मिलते देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। राहुल भी कुछ पल के लिए भावुक हो गए, लेकिन फिर उन्होंने दोनों के पास जाकर कहा कि अब रोने का समय खत्म हो गया है, अब लड़ने का समय है। अब कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा, और जिन्होंने तुम दोनों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, उन्हें कानून के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों सुरक्षित हो, और जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। राहुल की ये बात सुनकर पहली बार सुशीला मैडम और दिव्या के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि कई सालों के अंधेरे के बाद आखिर उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई सुबह आ चुकी थी। जब सुशीला मैडम के दोनों बेटों को ये पता चला कि उनकी माँ अभी तक घर वापस नहीं लौटी और दिव्या भी घर से गायब है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद माँ बेटी कहीं रिश्तेदारी में चली गई होंगी, लेकिन जब काफी देर तक दोनों में से किसी का भी कुछ पता नहीं चला, तो वो लोग बेचैन होकर पूरे घर में इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने अपने नौकर से पूछा, पड़ोसियों से पूछा और कई जगह फोन भी किए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। फिर उनमें से एक बोला कि घर के बाहर लगे कैमरे चेक करो, तभी सच्चाई पता चलेगी। दोनों तुरंत कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगे और कुछ देर के बाद उन्होंने साफ देखा कि दिव्या घर के पीछे वाले गेट से निकल रही है और थोड़ी दूर खड़ी एक गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये देखकर दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनमें से बड़ा भाई चिल्लाकर बोला, जरूर माँ ने ही इसे भगा दिया है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वो लोग पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पुलिस ने गहराई से जांच शुरू कर दी तो उनकी सारी करतूतें सामने आ जाएंगी। घर अपने नाम करवाने का मामला, पेंशन के पैसों पर कब्जा करना, माँ और बहन के साथ मारपीट करना, सब कुछ खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपने तरीके से ही माँ और बहन को वापस ढूंढेंगे। इधर राहुल भी अपने विभाग के एक जरूरी काम से एक दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ मैं, सुशीला मैडम और दिव्या थी। हालांकि राहुल जाते समय हमें समझाकर गया था कि किसी भी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना और अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत फ़ोन करना। उस दिन हम तीनों ने काफ़ी समय साथ बैठकर बातें की। सुशीला मैडम अपनी बेटी को बार बार देखती रहीं और रो पड़ती। दिव्या भी उनकी गोद में सर रखकर बैठी रहती, जैसे बरसों का बिछड़ापन एक ही दिन में पूरा करना चाहती हों। शाम ढल गई और धीरे धीरे रात होने लगी। तभी अचानक सुशीला मैडम को याद आया कि हर महीने की इसी तारीख के आसपास उनके बेटे बैंक जाकर पेंशन के पैसे निकालते थे। उन्होंने घबराकर कहा, बेटा, आज जब वो लोग बैंक जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि अकाउंट बंद हो चुका है, तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, मैडम, चिंता मत कीजिए,
अब सब कुछ कानूनी तरीके से हो चुका है। वो आपका पैसा था और अब वो आपके पास सुरक्षित अकाउंट में आएगा। थोड़ी देर के बाद सच में वही हुआ। उनके दोनों बेटे बैंक पहुंचे और हमेशा की तरह पैसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन बैंक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि वो अकाउंट बंद हो चुका है और अब पेंशन किसी दूसरे अकाउंट में जाएगी। ये सुनते ही दोनों बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने साफ कह दिया कि ये फैसला खुद खाता धारक की मौजूदगी में हुआ है और सारी प्रक्रिया नियम के अनुसार पूरी की गई है। अब उनके हाथ से वो रास्ता भी निकल चुका था जिससे वो हर महीने माँ की पेंशन हड़प लेते थे। बैंक से निकलते समय दोनों के चेहरे पर खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात करीब आधी रात का समय रहा होगा। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हमारे घर के बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और एक बड़ा सा पत्थर खिड़की के शीशे तोड़ता हुआ अंदर आ गिरा। मैं डर कर उठ बैठी। दिव्या और सुशीला मैडम भी घबरा गईं। फिर दूसरा पत्थर आया, फिर तीसरा। देखते ही देखते कई बड़े बड़े पत्थर घर के अंदर फेंके जाने लगे। खिड़कियों के शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए। दरवाजे पर जोर जोर से चोट की आवाज आने लगी। बाहर से कुछ लोग चिल्ला रहे थे, अरे लड़की बाहर निकल, तूने जिस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को छिपाकर रखा है उन्हें हमारे हवाले कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कोई और चिल्लाया, अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो घर को आग लगा देंगे। ये सुनकर सुशीला मैडम कांपने लगी और दिव्या डर के मारे मेरी बाह पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने खुद भी पहली बार इतना डर महसूस किया, लेकिन उसी समय मुझे राहुल की बातें याद आईं कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। मैंने तुरंत दोनों को कमरे में अंदर बैठाया और कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। फिर मैंने फौरन राहुल को फ़ोन लगाया। फ़ोन मिलाते ही मैंने रोते हुए सारी बात बता दी कि कुछ लोग घर के बाहर खड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। मेरी बात सुनकर राहुल की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। उन्होंने कहा, काजल दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। मैं शहर लौट चुका हूँ और अभी कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी है। तुम बस माँ और बेटी को सुरक्षित कमरे में रखो। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी हिम्मत मिली। बाहर पत्थर फेंकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। कुछ ही देर में कई पुलिस की गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुकी और राहुल तेजी से अंदर आए। उन्होंने हमें देखा तो राहत की सांस ली। फिर बाहर निकलकर उन्होंने उन लोगों को घेर लिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने चारों तरफ से उन्हें पकड़ लिया। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागना चाहते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। थोड़ी देर में सबको पकड़ लिया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने डरकर सच उगल दिया कि उन्हें सुशीला मैडम के बेटों ने पैसे देकर भेजा था ताकि वो हमें डराकर माँ और बेटी को वापस ले आएं। ये सुनते ही राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत दोनों बेटों को भी हिरासत में लेने का फैसला किया। उसी रात पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए साथ ले आई। पहले तो वो बहुत अकड़ दिखाते रहे, लेकिन जब उनके सामने गुंडों के बयान रखे गए तो उनकी बोलती बंद हो गई। राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि माँ की पेंशन पर कब्जा करना, उन्हें धमकाना, बहन के साथ मारपीट करना और अब गुंडे भेजकर डराने की कोशिश करना, ये सब बहुत गंभीर बातें हैं। अब कानून अपना काम करेगा। सुशीला मैडम ये सब सुनकर रोने लगी, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में डर कम और राहत ज्यादा थी। दिव्या भी अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी और उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून दिखाई दे रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और मैं मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि आखिरकार उस माँ और बेटी की जिंदगी में इंसाफ की रोशनी पहुंचने लगी थी। राहुल अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ उसी रात सुशीला मैडम के दोनों बेटों के घर पहुंच चुके थे। उनके साथ महिला पुलिस भी थी ताकि पूरी कार्यवाही कानून के अनुसार हो। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर रुकी, पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। दोनों भाई पहले तो बहुत अकड़ दिखाने लगे और कहने लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन राहुल के पास अब एक नहीं बल्कि कई मजबूत सबूत थे। बैंक के रिकॉर्ड्स थे जिनसे साबित हो चुका था कि उन्होंने अपनी मां की पेंशन पर कब्जा किया था। उन कुंडों के बयान थे जिन्होंने ये कबूल कर लिया था कि उन्हें पैसे देकर हमारे घर पर हमला करने भेजा गया था। पड़ोसियों की बातें थी जिन्होंने सालों तक माँ और बेटी पर होने वाले जुल्म अपनी आंखों से देखे थे। और सबसे बड़ी बात सुशीला मैडम और दिव्या की अपनी गवाही थी। इसलिए पुलिस ने बिना किसी देरी के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी दोनों पत्नियों से भी पूछताछ की गई
क्योंकि उन्होंने भी दिव्या और सुशीला मैडम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कोई भी उन दोनों भाइयों का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि लोग यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार इन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। सालों से इन लोगों ने अपनी माँ और बहन का जीना हराम कर रखा था, लेकिन डर की वजह से कोई खुलकर कुछ नहीं बोल पाता था। अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। कुछ दिनों बाद इस केस की सुनवाई शुरू हुई। उस दिन कोर्ट में काफी भीड़ थी, क्योंकि ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग ये जानना चाहते थे कि क्या सच में एक माँ को इंसाफ मिलेगा। मैं, राहुल, सुशीला मैडम और दिव्या सब लोग कोर्ट पहुंचे। सुशीला मैडम के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब सच की जीत होगी। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे भी कोर्ट में लाए गए। उनके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि इस बार कानून के सामने बचना आसान नहीं होगा। सुनवाई शुरू हुई। हमारे वकील ने सबसे पहले जज साहब के सामने पूरी घटना शुरू से आखिर तक बताई। उन्होंने कहा, माननीय जज साहब, ये सिर्फ एक संपत्ति का मामला नहीं है, ये एक माँ की जिंदगी बर्बाद करने का मामला है। ये उन बेटों की कहानी है जिन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि कमाई का जरिया समझा, जिन्होंने अपनी सगी बहन को नौकरानी बनाकर रखा, जिन्होंने अपनी माँ की पेंशन पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने धोखे से उनका घर अपने नाम करवा लिया, और जब माँ ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हमारे वकील ने एक एक सबूत कोर्ट के सामने रखा। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब, सोचिए, एक बूढ़ी माँ जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया, वही माँ आज तपती धूप में खिलौनों की टोकरी लेकर बैठने पर मजबूर कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बेटे उससे कमाए हुए पैसे भी छीन सके। उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। जब उनकी तबीयत खराब होती थी, तब दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते थे। उनकी अपनी पेंशन उनके हाथ तक नहीं पहुंचने दी गई, और उनकी बेटी दिव्या को पूरे घर की नौकरानी बना दिया गया। सुबह से रात तक काम करवाया गया। छोटी छोटी बात पर उसे मारा पीटा गया, उसका अपमान किया गया, और माँ को धमकी दी गई कि अगर पुलिस के पास गई तो बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। कोर्ट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर कोई ध्यान से ये सब कुछ सुन रहा था। फिर हमारे वकील ने बैंक के दस्तावेज पेश किए, जिनसे साफ साबित हो गया कि सुशीला मैडम का पुराना अकाउंट बंद करवाकर नया अकाउंट खुलवाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि पहले वाले अकाउंट का पूरा नियंत्रण उनके बेटों के हाथ में था। इसके बाद उस औरत को गवाही के लिए बुलाया गया, जिसे राहुल ने बर्तन बेचने वाली बनाकर उनके घर भेजा था। उसने कोर्ट में साफ साफ बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि दिव्या को कैसे डांटा जाता था, कैसे एक गिलास पानी गिर जाने पर उसके बाल पकड़कर थप्पड़ मारा गया था, और कैसे माँ बेटी को घर के सबसे छोटे और टूटे फूटे हुए कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया था। फिर उस मोहल्ले की वही औरत गवाही देने आई जिसने हमें पहली बार सच बताया था। उसने कहा, माननीय जज साहब, मैं कई सालों से इन लोगों के पड़ोस में रहती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग अपनी माँ और बहन के साथ कैसा व्यवहार करते थे। कई बार रात को रोने की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं कह पाता था। फिर मेरी बारी आई। मैं गवाही देने के लिए खड़ी हुई। मैंने जज साहब को बताया कि मैंने पहली बार सुशीला मैडम को सड़क किनारे खिलौने बेचते हुए देखा था, और उन्हें पहचानने के बाद उनकी पूरी कहानी पता चली। मैंने ये भी बताया कि किस तरह उनके बेटों ने गुंडों को पैसे देकर आधी रात को हमारे घर पर हमला करवाया, बड़े बड़े पत्थर फेंके, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, और बाहर खड़े होकर धमकी दी कि अगर हमने सुशीला मैडम और दिव्या को उनके हवाले नहीं किया तो वो हमारे घर को आग लगा देंगे। मैंने कहा, अगर उस रात राहुल समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। इसके बाद उन गुंडों के बयान भी कोर्ट में पढ़कर सुनाए गए, जिनमें उन्होंने साफ कबूल किया था कि उन्हें सुशीला मैडम के बेटों ने पैसे दिए थे। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। आखिर में सुशीला मैडम खुद गवाही देने के लिए खड़ी हुई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जज साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बेटों को मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिनके खुशी के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही एक दिन मुझे इस हालात में पहुंचा देंगे। मैं आज भी उनसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरी माँ के साथ ऐसा कभी न हो। इसलिए उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। यहाँ तक कि जज साहब भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने पानी पिया और फिर सारी फाइलें ध्यान से देखी। कुछ देर तक पूरे कोर्ट में सन्नाटा रहा। आखिरकार जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा
इस अदालत के सामने जो सबूत रखे गए हैं, उनसे साफ साबित होता है कि आरोपियों ने अपनी मां और अपनी सगी बहन के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया है। उन्होंने धोखे से संपत्ति अपने नाम करवाई, पेंशन पर कब्जा किया, मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, जान से मारने की धमकी दी और गवाहों को डराने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया। ऐसे अपराध किसी भी सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसलिए अदालत दोनों आरोपियों को उनके अपराधों का दोषी मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। साथ ही आदेश भी दिया जाता है कि सुशीला मैडम का घर और उनकी सारी संपत्ति उन्हें वापस लौटाई जाए। उनकी पेंशन पर अब किसी और का कोई अधिकार नहीं होगा और दिव्या की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन उठाएगा। जज साहब का फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। सुशीला मैडम फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उनके आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने की खुशी के थे। दिव्या ने अपनी मां को गले लगा लिया और मैं भी उन्हें देखकर भावुक हो गई। राहुल ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रहे हों कि आखिरकार सच जीत गया। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अगर कोई हिम्मत करके सच का जवाब दे और सही समय पर आवाज़ उठाए तो देर ज़रूर लगती है, लेकिन इंसाफ एक दिन ज़रूर मिलता है। उस दिन कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को अपने साथ जेल ले जाने लगी। दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और अब उनके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। तभी उनकी दोनों पत्नियां रोती हुई सुशीला मैडम के पास दौड़ कर आईं और उनके पैरों में गिर गईं। वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगीं कि माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पतियों को जेल मत जाने दीजिए, उनसे गलती हो गई, हम हाथ जोड़ते हैं, आप अपना केस वापस ले लीजिए। वो दोनों लगातार रो रही थी और बार बार माफ़ी मांग रही थी, लेकिन सुशीला मैडम इस बार बिल्कुल शांत खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बहुत मजबूत आवाज में कहा, आज जब तुम्हारे पतियों पर मुसीबत आई है, तब तुम्हें मेरी याद आ रही है। आज तुम मेरे पैरों में गिर रही हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रोज जुल्म करती थी, तब तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सी भी दया नहीं आई थी? जब मेरी बेटी को छोटी छोटी बात पर थप्पड़ मारती थी, तब क्या तुम्हें याद नहीं था कि वो भी किसी की बेटी है? जब मुझे भूखा रखा जाता था, जब मेरी दवा के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, जब मेरी पेंशन तक मुझसे छीन ली जाती थी, तब तुम दोनों भी तो वहीं खड़ी होकर ये सब देखती थी। बल्कि कई बार तुमने भी मेरा मजाक उड़ाया था और दिव्या को नौकरानी की तरह काम करवाया था। उस समय तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बूढ़ी माँ पर क्या बीत रही होगी। इसलिए आज मैं कानून के रास्ते में नहीं आऊंगी। जो फैसला अदालत ने दिया है वही होगा। मैं किसी से बदला नहीं ले रही, लेकिन अब अन्याय को भी सहन नहीं करूंगी। तुम लोग यहाँ से चली जाओ। उनकी बात सुनकर दोनों औरतों के पास कोई जवाब नहीं था। वो रोती हुई वहां से चली गईं। कुछ ही दिनों बाद दोनों अपने अपने मायके चली गईं, क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इधर सुशीला मैडम का घर उन्हें वापस मिल चुका था। उनका नया बैंक अकाउंट चालू हो चुका था और हर महीने उनकी पेंशन सीधे उसी में आने लगी थी। अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। दिव्या भी अब चैन की सांस ले रही थी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने डर से बाहर निकलना शुरू किया। घर में पहली बार शांति थी। उस छोटे से टूटे हुए कमरे की जगह माँ और बेटी पूरे सम्मान के साथ अपने ही घर में रह रही थी। सुशीला मैडम ने सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करवाई, फिर उस कमरे को ठीक करवाया जिसमें उन्हें रहने पर मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा, इस कमरे को मैं हमेशा ऐसे ही नहीं रहने दूंगी। ये मुझे मेरे बुरे दिनों की याद दिलाता है, लेकिन अब मैं इसे नई शुरुआत की तरह सजाऊंगी। कुछ समय के बाद घर की मरम्मत भी हो गई। दिव्या ने भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने एक अच्छी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी माँ से यही सीखा था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान को अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन सुशीला मैडम हमारे घर आईं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने आते ही मुझे और राहुल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर उस दिन तुम मुझे बाजार में पहचान कर मेरे पास नहीं आती, तो शायद मैं सारी जिंदगी उसी सड़क पर खिलौने बेचती रहती और मेरी बेटी भी उसी नरक में पड़ी रहती। तुम दोनों ने सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी भी बचाई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैडम, आप ऐसा मत कहिए। आपने बचपन में हमें इंसानियत सिखाई थी।
आज हमें बस वही लौटाने का मौका मिला है। राहुल भी मुस्कुराए और बोले, मैडम, यही तो हमारा फर्ज था। अगर कानून एक बेबस माँ की मदद नहीं करेगा, तो फिर उसका क्या मतलब? सुशीला मैडम ने दोनों को दिल से आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चली गईं। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ साल के बाद उनके दोनों बेटे अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आए। जेल की जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। अब उनके चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल भी नहीं था। दोनों सीधे अपनी माँ के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने सुशीला मैडम खड़ी थी। दोनों बेटे उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। माँ, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने लालच में आकर अपना ही घर बर्बाद कर दिया। हमें एक मौका और दे दो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सुशीला मैडम काफी देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने दोनों को उठाया और कहा, मैं माँ हूँ, इसलिए मेरे दिल में नफरत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करूंगी तो मेरे अपने दिल को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माफ करना और फिर से भरोसा करना दोनों अलग बातें हैं। तुम लोगों ने जो किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में दोबारा नहीं रखूंगी। ये घर अब मेरे और दिव्या की शांति का घर है। तुम अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू करो। जहाँ रहना है वहाँ जाकर रहो, लेकिन अब इस घर पर कोई हक मत जताना। दोनों बेटे सर झुकाकर वहां से चले गए। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी गलतियों से सब कुछ खो दिया है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी पत्नियों के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी पत्नियां उनका साथ देंगी, लेकिन वहां भी उन्हें वही मिला जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। बड़े बेटे की पत्नी ने दरवाजा खोलते ही साफ कह दिया कि अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास बचा ही क्या है? न घर है न पैसा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। उसने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। छोटा बेटा अपनी पत्नी के पास गया तो उसने भी साफ शब्दों में कहा, जब तक तुम अपनी मेहनत से कुछ बन नहीं जाते, अपना घर नहीं बना लेते और ईमानदारी से कमाना नहीं सीखते, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। दोनों भाई वहां से भी निराश होकर लौट आए। अब उनके पास न घर था, न परिवार, न पैसा और ना ही कोई ऐसा अपना जो इनका इंतजार कर रहा हो। वो दोनों सड़क पर खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ और बहन के साथ जो किया था उसका नतीजा आखिरकार उन्हें भी भुगतना पड़ा। उधर सुशीला मैडम अपने घर में अपनी बेटी दिव्या के साथ सम्मान और सुकून की जिंदगी जी रही थी। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। दिव्या भी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और माँ बेटी हर दिन ऊपर वाले का धन्यवाद करती थी कि सही समय पर उन्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने डरने के बजाय सच का साथ दिया और उन्हें इंसाफ दिलाया। यही वजह थी कि उनकी जिंदगी का अंत दर्द में नहीं, बल्कि सम्मान, उम्मीद और सुकून के साथ हुआ।